मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज एक इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ हम उसके साथ ये जिक्र करेंगे कि वर्तमान में इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है और चैलेंजेस क्या है। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स जो इंडियन इकोनॉमी है उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेगा। तो अब चूंकि इतने शॉर्ट वीडियोस में या शॉर्ट क्लास में तो इसे पूरा करना संभव नहीं होगा, तो हम यहाँ पर पहले लेक्चर में आपके साथ एक कॉमन यानी कि एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस को शो करते हैं। साथ ही साथ एक भूमिका, एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे जो आपको बताएगा कि इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है और चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में, उसी संदर्भ में हमने इस टॉपिक को यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया। इस पहली क्लास में आप ये ध्यान में रखेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत आपको मिलेगा कि इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट हुआ, जो ब्रिटिश रूल के पीरियड से या उससे पहले, फिर इंडिपेंडेंस के बाद और इंडिपेंडेंस के बाद जो चेंजेस आए, और खासकर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया, तो उसके बाद जो बहुत सारे बदलाव आए और उससे जो अनुभव मिला, इंडियन इकोनॉमी को जो अनुभव मिला, इंडिया के डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो हमें एक्सपीरियंस मिला, उससे हमने अपने आप में क्या बदलाव लाए और क्या बदलाव लाते हुए हमने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लाई जाती रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए जाते रहे, इकोनॉमिक चेंजेस लाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। बैंकिंग सेक्टर में भी लाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी लाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लाते हैं। तमाम सेक्टर्स में हम लोग डेवलपमेंट के प्लान्स लाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे जो एक्टिविटीज हैं उस सेक्टर में करते हैं। अब उस एक्टिविटीज और उस डेवलपमेंट से जो हमें अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, उसमें हम फिर से चेंज करते हैं, उसमें कुछ बदलाव लाते हैं और फिर कुछ नई चीजों को शामिल करते हैं। यही डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस की जो प्रोसेस है इकोनॉमी में लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर हम संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस क्या है और क्या ट्रेंड और चैलेंजेस बन सकते हैं। तो पहली चीज आइए देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे पास दो हिस्से हैं। एक है प्री रिफॉर्म पीरियड यानी कि प्री रिफॉर्म पीरियड, और दूसरा है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। प्री रिफॉर्म से मतलब क्या है, यहाँ पर 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उससे पहले का जो इकोनॉमिक कंडीशन था भारत का, उसमें हमने क्या सीखा और क्या अनुभव किया, तो वो हो गया प्री रिफॉर्म। और पोस्ट रिफॉर्म का मतलब हो गया कि 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद क्या स्थिति बनी। अब प्री रिफॉर्म पीरियड को भी हम यहाँ पर दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हो गया जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था यानी कॉलोनियल रूल के अधीन था, उस समय इकोनॉमी कैसी थी और क्या हमने एक्सपीरियंस किया, क्या अनुभव किया। और दूसरा ये कि जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में और भारत में जब स्वयं की सरकार, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की स्थापना हुई, तो उस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की स्थापना के बाद इकोनॉमी में क्या बदलाव आए और उससे हमने क्या सीखा। और इस पूरी प्रोसेस को हम ले जाएंगे 1990 तक, और 1990 के बाद जो बदलाव आए वो 1991 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वो आज तक बदलाव देख रहे हैं। तो वो जो 1991 के बाद के जो चेंजेस आप देख रहे हैं वही हमारे ट्रेंड्स हैं, और उसी में जो समस्याएं आ रही हैं, उसी में जो हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे चैलेंजेस हैं। तो इस नजरिए से इस इकोनॉमी के इस टॉपिक को देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। अब देखिए, कॉलोनियल रूल में अगर बात करें तो कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन जब भारत का शासन था, तो भारत का जो शासन था वो एक फीडर इकोनॉमी के रूप में था।
फीडर इकोनॉमी मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश इकोनॉमी को वो एक इनपुट देता था, यानी ब्रिटिश इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए भारतीय इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का उपयोग किया जाता था। तो उस समय भारत की जो इकोनॉमी थी वो एक फीडर इकोनॉमी के रूप में आप देख सकते हैं। अब उसी समय में बहुत सारी बातें ऐसे ब्रिटिश शासन काल के, जब उस समय की जो आर्थिक स्थिति का जब अध्ययन करते हैं विस्तृत रूप से, तो उस समय दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं आप कि भारत से जो ड्रेन है, वेल्थ का जो ड्रेन है, वो ब्रिटेन की ओर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्री थे, इंडिया में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थे, इंडिया में जो रूरल एरियाज में जो लोग आत्मनिर्भर होकर के जो काम करते थे, वो धीरे धीरे बड़े इंडस्ट्रीज यानी ब्रिटिश सरकार के इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, बड़े उद्योगों को चलाने के लिए केवल एक कच्चा माल, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले बनकर रह गए थे। यानी कि जो किसान जो कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से अपना जीवन यापन कर पाते थे, अब वो भी बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो एक फीडर इकोनॉमी के रूप में इंडिया की इकोनॉमी का उपयोग उस समय किया जाता था। और अगर उससे थोड़ा और पहले जाकर देखें, यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले भी अगर जाकर देखेंगे, तो एक वक्त वो भी था, जैसे मुगल पीरियड हो गया या सल्तनत पीरियड हो गया। तो उस समय अगर आप देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी, तो वो एक आत्मनिर्भर, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, और लगभग सारी चीजों का हम उत्पादन भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे, और उसका कंज्यूम भी करते थे, और जरूरतमंद जो दूसरे क्षेत्र या दूसरे देश के लोग होते थे उन्हें हम भेजते भी थे। तो इसीलिए ब्रिटिश रूल से पहले जो था, हम कॉटन के मामले में, सिल्क के मामले में, मेटल के मामले में, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह जो है वो हम लोग भेजते थे या उत्पादन करते थे। तो ब्रिटिश रूल के आने के बाद क्या हुआ कि बदलाव आया। बदलाव ये आया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की इकोनॉमी का इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट में करना शुरू किया, अपने हित में करना शुरू किया। और देखिए उस समय की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बताते हैं। जैसे 85% लोग जो थे ब्रिटिश शासन काल के दौरान हमारे देश के यानी भारत के, वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर ही करते थे, कृषि से ही जुड़े होते थे। और उनके पास उन लोगों के ऊपर ब्रिटिश सरकार जो है अलग अलग किस्म के से लैंड रेवेन्यू वसूलते थे, अलग अलग तरीकों से। जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि एक तो तरीका उनका था कि परमानेंट सेटलमेंट, जो जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। एक सिस्टम था उनका जो है उसको महलवारी सेटलमेंट कहते थे। महलवारी, एक महाल के रूप में वो टैक्स वसूल करते थे। और एक जो था उनका रैयतवारी सिस्टम के रूप में वो टैक्स वसूल करते थे। लेकिन ये तीनों ही तरीका कुछ इस तरह का था कि इससे किसानों को, हमारे देश के फार्मर्स को लाभ कम और ब्रिटिश सरकार को लाभ ज्यादा होता था। जिसके कारण क्या हो रही थी कि भारतीय लोगों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ, उसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है कि हमारे देश की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, हमारी स्मॉल इंडस्ट्री थी, हमारे देश में जो किसानों की जो स्थिति थी, आत्मनिर्भरता थी, वो ब्रिटिश सरकार ने खत्म कर दी थी। ये एक अनुभव है। ये एक अनुभव ये है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होकर काम नहीं करेगी, किसी दूसरी अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप को बना लेगी, तो समझिए कि धीरे धीरे वो जो इकोनॉमी है वो नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीयों की जो स्थिति थी वो कुछ इसी तरह की हो गई। अब आप देखेंगे कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कोई टेक्नोलॉजी वगैरह पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो लो लेवल टेक्नोलॉजी होता था तो उत्पादन भी कम होता था। इरिगेशन की कोई बहुत अच्छी सुविधा नहीं होती थी या फर्टिलाइजर का कोई बहुत उपयोग नहीं होता था, जिसके कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी कम होता था। इन सब कारणों से उस समय ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो एक्सपीरियंस हमें मिला, जो इकोनॉमी का एक्सपीरियंस ये मिला कि इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, और ये आत्मनिर्भरता रूरल एरिया से लेकर
अर्बन एरिया तक हर सेक्टर में होना चाहिए, यानी कृषि में भी होना चाहिए और उद्योग में भी होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव हमें ब्रिटिश शासन काल ने दिया है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए यहां पर भी ब्रिटिश शासन काल में क्या चीज देखने को मिलती है। इंडस्ट्री को अगर देखेंगे तो देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडिया जो है वो केवल रॉ मटेरियल सप्लायर था। भारत क्या करता था, केवल उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता था कि भाई कपास उपजा दो, इंडिगो दे दो, और जो कच्चे माल होते थे जैसे खनिज मिनरल्स वगैरह होते थे वो निकाल के दे दो। और इंडस्ट्री वो कहां लगाते थे, ब्रिटेन में लगाते थे। तो जिसके कारण क्या होता था कि इंडिया से तो कच्चा माल तो चला जाता था सस्ती कीमतों पर, और वही चीज वही उसी कच्चा माल को उपयोग करके वो फिनिश्ड गुड्स ले आते थे भारत में, और उस फिनिश्ड गुड्स को कई ज्यादा कीमत पर वो बेचते थे, जिससे अल्टीमेटली पैसा जो है, जो वेल्थ जो है, जो संपत्ति है वो ब्रिटिश जो तरीके से ब्रिटेन की ओर मूव कर जाती थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाता था। तो ये भी एक समस्या थी ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो हमें अनुभव से मिलता है। यानी ये एक्सपीरियंस है जो ब्रिटिश शासन काल के इकोनॉमी से हम सीख रहे हैं। यहां पर टॉपिक का नाम ही है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो ये एक्सपीरियंस हो गया हमको कि ब्रिटिश शासन काल ने इस तरह की इकोनॉमी लगाई थी और जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इसमें इंडस्ट्री की बात मैंने बताई आपको। भारत जो था ब्रिटिश शासन काल से पहले मैंने अभी बताया एक एक्सपोर्टर के रूप में था, निर्यातक के रूप में था, और ब्रिटिश शासन काल के दौरान क्या हुआ, पूरी तरह से वो एक इंपोर्टर बन गए, आयातक बन गए। आयातक क्यों बन गए, क्योंकि कच्चा माल तो सारा ले जाते थे, ब्रिटिश सरकार पूरा कच्चा माल अपने देश में ले जाती थी, और उसी के हिसाब से वो लोग क्या करते थे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करते थे, जैसे रेलवे का विकास करना या पोर्ट का विकास करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहे थे, या टेलीग्राफ का विकास करना, ये सब वो ब्रिटिश सरकार अपने हित में कर लेते थे। और जो भारत का कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल होता था, उसको वो ब्रिटेन में ले जाते थे, और ब्रिटिश सरकार जो वहां के जो इंडस्ट्री को चलाने में उनको मदद मिलती थी, उससे उनको लाभ मिलता था, पूरे वर्ल्ड में उनका शासन था, और वो जो फिनिश्ड गुड्स होता था वो पूरे वर्ल्ड में बेचते थे वो, उससे उन्हें कई गुना ज्यादा लाभ होता था और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती थी। तो ये जो है एक्सपीरियंस हमें मिलता है ब्रिटिश शासन काल के दौरान, जो डेवलपमेंट के काम ब्रिटिश सरकार ने किए, लेकिन उनका पर्पस और काम करने का जो तरीका था, उससे जो हमें अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला, उससे हम ये पाते हैं कि उस अनुभव के उसके कारण, यानी उनके उन तरीकों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था र्यून हुई, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। भारत एक एक्सपोर्टर कंट्री के बजाय एक इंपोर्टर कंट्री बन गया। भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गई जो फीडर इकोनॉमी के रूप में काम करती थी। भारत के लोगों में जो आत्मनिर्भर इकोनॉमी का जो एक स्वरूप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी मात्रा में डेवलप तो हुआ, लेकिन वो भी ब्रिटिश सरकार के इंटरेस्ट में हुआ। तो ये अनुभव आगे हमें काम आएगा जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो वहां पर देखिए काम आएगा। तो वही चीज हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड तो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद की हो गई, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद और 1990 तक भी तो बहुत सारे बदलाव आए ना, बहुत सारे चेंजेस आए। तो यहां पर उन चेंजेस स्वतंत्रता के बाद हमने देखा, उनको लेकर के, और 1991 के बाद जो चेंजेस हुए उन दोनों को मिक्स करके यहां पर अपन बात करते हैं। देखिए डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस और उसका पर्पस क्या था। जब हमने इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू की तो उसका उद्देश्य ये था कि हमें सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का निर्माण करना है, यानी कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें कि लोगों में समानता हो, आर्थिक समानता हो, इकोनॉमिक इक्वेलिटी हो। जबकि ब्रिटिश शासन काल में क्या था, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, तो इक्वेलिटी लाना चाहते थे, सेल्फ रिलायंस लाना चाहते थे, आत्मनिर्भरता लाना चाहते थे, सोशल जस्टिस लाना चाहते थे, सामाजिक न्याय लाना चाहते थे, और एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। स्वतंत्रता के बाद ये हमारी एक पवित्र सोच थी।
एक हमारा सैक्रेड थॉट था कि हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाएंगे जिसमें सभी लोग बराबर होंगे, इक्वालिटी बढ़ेगी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाएंगे, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे और गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से मिटा देंगे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल के दौरान हमने ये अनुभव से पाया था कि उन्होंने जो इकोनॉमी प्रारंभ की थी उसमें उस इकोनॉमी के कारण हमारे देश के तमाम लोग बेरोजगार हुए, गरीबी का जीवन जीते रहे, तमाम उद्योग नष्ट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। जो किसान आत्मनिर्भर होकर खेती करते थे वो उनकी आत्मनिर्भरता भी नष्ट हो गई। तो स्वतंत्रता के बाद पहली सोच तो यही बनी कि हमें इस तरह से अपनी इकोनॉमी को डिजाइन करना है। तो क्या किया, तो शुरुआत ऐसे हुई कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अपनाया। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जहां एक तरफ पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रम जो है वो काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ निजी उपक्रम यानी प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी काम करने का मौका दिया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने यही डिजाइन किया, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कि भारत के लिए ये जरूरी होगा कि सरकार यानी कि पब्लिक सेक्टर अपनी तरफ से इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम करे, उद्योग लगाए, योजनाएं और कार्यक्रम बनाए और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, और दूसरी तरफ जो निजी उद्योग हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो भी काम करें। और इस तरह से जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रयास किया जाता है तो उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में जब पब्लिक सेक्टर की बात होगी और सरकार का कार्यक्रम की बात होगी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है प्लानिंग फॉर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या होता है कि जब भारत सरकार को यह लगा कि भाई डेवलपमेंट हमें करना है तो डेवलपमेंट के लिए प्लान होना चाहिए, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया। प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में, 15 मार्च 1950। अब प्लानिंग कमीशन जब बना तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन ने योजनाएं बनाई, विकास की योजनाएं, और उन योजनाओं के माध्यम से डेवलपमेंट की कोशिश की। कैसे, तो आपको पता होगा, जैसे आप प्लानिंग के टॉपिक में जाएंगे, हमारे इसी चैनल पर एक बहुत विस्तृत जो है टॉपिक प्लानिंग के ऊपर भी दिया हुआ है, उसमें नीति आयोग के बारे में बताया गया है। तो अगर आप विस्तृत रूप से जानना चाहें तो आप उस टॉपिक पे चले जाइएगा प्लानिंग का, और वहां पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा कैसे प्लानिंग का डेवलपमेंट हुआ और किस प्लान में क्या क्या चीजें की गई, वो वहां पर आपको स्पष्ट तौर पे मिलेगा। यहां शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो है, इसमें देखिए पहली पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें उन्होंने कोशिश की कि भाई हमें जो है अपनी डोमेस्टिक सेविंग को बढ़ाना है ना, क्योंकि उस समय जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, नया नया स्वतंत्र हुए थे, तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें अपनी डोमेस्टिक सेविंग को बढ़ाना है, क्योंकि निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल कहां से आएगा, तो हमें उससे जो है सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देने की बात की गई, क्योंकि सबसे जरूरी चीज था कि भाई लोगों को कम से कम दोनों समय का खाना तो मिले, तो कृषि का विकास करना जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल के दौरान तो एग्रीकल्चर यानी कृषि की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। वो अनुभव हमारे पास था, उस अनुभव से हमने किया कि सेविंग को बढ़ाओ, यानी निवेश बढ़ाने की कोशिश करो, इन्वेस्टमेंट करो, छोटे छोटे बड़े बड़े उद्योग लगाओ, जिस भी तरह के उद्योग लगा सकते जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग, लगभग 80% लोग, 85% लोग कृषि से जुड़े हैं, तो उनको वहां पर काम करने का मौका मिले और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस मॉडल को कहा गया हेरोड-डोमर मॉडल। हेरोड-डोमर मॉडल फिर इससे कुछ 1951 से 1956 तक ये चला। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में थोड़ा चेंज आया। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसको बोलते हैं महालनोबिस मॉडल। इस मॉडल में एक अलग कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें देखा गया कि छोटे छोटे उद्योगों से काम नहीं चलेगा, हमें बड़े उद्योग लगाने पड़ेंगे। तो 1956 से 1961 वाला जो फेज था उसमें बड़े उद्योग लगाने की बात की गई कि भाई बड़े इंडस्ट्री लगाओ, जिसमें आप देखेंगे ये भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया, और भी बड़े दूसरे कुछ, और ये प्रोसेस चलता रहा।
ये बड़े उद्योग लगाने की प्रोसेस, उसके बाद फिर कुछ आगे की पंचवर्षीय योजनाओं में जैसे भोपाल में बीएचईएल का भी विकास किया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो समाजवादी सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा आधार था, और उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने की जो प्रक्रिया है वो उसी दौरान शुरू हो गई। तो यहाँ पर एक ये चेंज आ गया। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ कि भाई दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, मतलब एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी। लेकिन इस फेज में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जो एक्सपेक्टेड था उतना हम नहीं हासिल कर पाए। तो क्या हुआ, तो इस फेज में देखिए, एक तो चाइना के साथ युद्ध हो गया 1962 में, दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया 1965 में, और इन दोनों युद्धों के कारण भारत की आर्थिक विकास जो है वो प्रभावित हो गई। फिर ये हुआ कि चूंकि पूरी व्यवस्था थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, गड़बड़ हो गई, तो फिर एनुअल प्लान आया। तो 3 जो है एनुअल प्लान बनाए गए, 66, 67, 67, 68 और 68 और 69। ये 3 एक साल की योजना थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी एनुअल प्लान के दौरान जो है भारत में कृषि क्रांति जो है वो आगे बढ़ी, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बिगिनिंग है वो 60 के डिकेड में हो चुका था, लेकिन इसी फेज में 1966-67 के फेज में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रॉपर स्वरूप देकर प्रॉपर उसको बढ़ाया गया, और इससे ये फायदा हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। तो इस तरह से एनुअल प्लान भी सफल रहा, और उसके बाद जो है फिर आया चौथा पंचवर्षीय योजना। अब गरीबी का तो मैंने पहले ही बताया कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, तो हमारा अनुभव ये था कि एक इकोनॉमी का अनुभव ये था कि भाई गरीबी और बेरोजगारी है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी, खरीदने की ताकत नहीं है, तो उनकी खरीदने की ताकत कैसे बढ़ेगी, तो इसके लिए गरीबी को कम करना पड़ेगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया गया। द स्लोगन वाज गिवन, गरीबी हटाओ, इन फोर्थ 5-year प्लान, दैट वाज 1969 to 1974। फिर आता है, अब गरीबी हटाने का नारा देने से तो काम चलेगा नहीं, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के नारे को वास्तविक रूप से क्रियान्वित कर सकें, इसके लिए मिनिमम नीड प्रोग्राम शुरू किया गया, यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी लोगों को कम से कम भोजन, मकान, रहने की व्यवस्था, कम से कम मिनिमम जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों को मिल सके। तो इससे उनकी परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और इससे जो हमारे देश में गरीबी है वो कम होगी, क्योंकि लोगों की जो बेसिक नीड है वो पूरी होगी। फिर आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो है जनता पार्टी सरकार ने, जो उनकी जो शासन थी वो लगभग 2.5 साल के आसपास रहा, तो उसी पीरियड में उन्होंने प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में एक चेंज लाया जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं, क्योंकि उनका अनुभव ये था कि पिछले जो प्लान थे उनके अनुभव से उन्होंने ये सीखा कि होता ये है कि अगर प्लान आपने बनाया, 5 साल के लिए प्लान बनाया, लेकिन बीच में मान लीजिए मॉनसून खराब हो गया, युद्ध हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो फिर ये योजना असफल हो जाती। तो उन्होंने प्लान का कॉन्सेप्ट ऐसा रखा कि रोलिंग प्लान, कि अगर बीच में कुछ गड़बड़ी हो भी जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग, यानी वक्त के अकॉर्डिंग ही परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जनता पार्टी की सरकार ने रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट लाया वो गुन्नार मिडल की अवधारणा पर आधारित था, जिसमें 3 तरह की योजनाएं एक साथ बनाई जाती थी, 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान, यानी 15 या 20 ईयर्स प्लान। और अगर मान लीजिए कि किसी साल या कभी किसी योजना में कोई बदलाव करना हो तो उसी के अनुरूप बाकी जगहों पर भी चेंजेस कर लिए जाते थे। तो गुन्नार मिडल के इस अवधारणा का लाभ जो है रोलिंग प्लान में लिया गया। फिर उसके बाद फिर इसी तरह से प्लान बनाए जाते रहे, और सब किसी में एग्रीकल्चर में, किसी में सेविंग में, किसी में इंडस्ट्री में जो है ये प्रयास किया जाता रहा कि हम इंप्रूवमेंट करते रहे, और उसका फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि जो हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है उसमें जो है लगातार
वृद्धि होती रही, 4%, 5%, 6% इस तरह का ग्रोथ जो है हमें जीडीपी में इस प्लानिंग से मिलता रहा। फिर सोशल सेक्टर में भी रिफॉर्म हम इस प्लानिंग के माध्यम से कर रहे थे। फिर एक स्थिति आई 90-91 में जाकर के, खासकर ये 90 में जाकर के क्या होता है कि प्लान जो है पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि स्टेबल नहीं हो पा रही थी गवर्नमेंट, तो 3 साल ऐसा आ गया फिर से, एक तो 92, 91 और 91 और 92, यानी 90, 91 और 92। इन 3 सालों में ये हुआ कि ठीक से प्लानिंग हो नहीं पाई, तो 3 साल की योजना, एक साल की योजना जो है काम करती रही। लेकिन इस बीच में एक बड़ी घटना घटी। बड़ी घटना ये घटी कि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, और उसी समय एक बड़ी इकोनॉमिक चेंज लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उससे पहले जो है हमारी स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी थी। खराब ऐसे हो चुकी थी कि जो हमारे पास पहले तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, पूरी तरह रिजर्व इकोनॉमी थी। रिजर्व इकोनॉमी यानी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हमने अपने इंडस्ट्रीज को, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे उनको रिजर्व कर रखा था कि भाई ये इतने इंडस्ट्री है, इसमें केवल पब्लिक सेक्टर ही हो सकते हैं, इतने इंडस्ट्री है इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, और कुछ इंडस्ट्री जो है उसमें प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आके व्यापार करना चाहे तो नियम कानून इतने कठोर थे कि उनको व्यापार करने में उनको लाभ नहीं मिल पाता था, और दूसरी चीज ये कि नियम कानूनों के कारण वो कई बार व्यापार ही नहीं कर पाते थे, और बहुत सारे सेक्टर ओपन थे भी नहीं। बहुत सारे जो सेक्टर थे वो विदेशी कंपनियों के लिए ओपन ही नहीं थे। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई। ये एक सिचुएशन आया था 89-90 के आसपास, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा, हमारे आरबीआई के पास जो हमारे पास जो गोल्ड स्टोरेज होता है, सोने का भंडार होता है, उसे तक गिरवी रखना पड़ा। फिर ये नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री जो थे उस समय मनमोहन सिंह, इन लोगों के अपने प्रयासों से जो है एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1991 में, जिसको कि आप लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड पॉलिसी भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर बहुत सारे आपको वीडियोस हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। 1991 की नई आर्थिक नीति, क्योंकि आपके अगर एमपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आप देखेंगे कि 1991 की आर्थिक नीति के इंपैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने काफी सारे जो वीडियो जो है उसी संदर्भ में रखे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ में उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको काफी एडवांटेज मिलेगा, जिससे कि आप एलपीजी की पॉलिसी को भी समझ पाएंगे और जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है उनको भी समझने में आपको मदद मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर ये होता है कि एलपीजी की पॉलिसी आती है, और यही एलपीजी की पॉलिसी यहां पर एक हमारे लिए लैंडमार्क बन जाता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा मोड़ आता है, बड़ा बदलाव आता है। तो इसीलिए मैंने इसको अलग करके यहां पर लिखा था। लेकिन अब सब चीजों को एक साथ लेकर के चलते हैं कि ठीक है ये बदलाव तो आया, लेकिन उसके कारण क्या क्या चेंजेस आए उसको भी देखते हैं। तो यहां पर हम अब ये बात करेंगे कि ये सब जो अनुभव थे, हमारे प्लानिंग के जो अनुभव थे, उन अनुभव को लेकर के आगे हमने क्या किया। तो देखिए आगे ऐसा होता है कि पॉवर्टी, गरीबी तो एक बड़ी समस्या बनी रही। बड़ी संख्या में लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे थे। तो ये हुआ कि भाई कमिटीज बनाई जाने लगी। लाकरावाला कमिटी बनी 89-93 में रिपोर्ट दी उन्होंने। तेंदुलकर कमिटी बनी, रंगराजन कमिटी बनी। कभी किसी कमिटी ने जो है कैलोरी के आधार पर, तो कभी किसी कमिटी ने मंथली इनकम के आधार पर अपनी अपनी रिपोर्टें दी, और उन रिपोर्टों को ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं और कार्यक्रम बनाती रही कि भाई हमें गरीबी को दूर करना है, हमें पॉवर्टी को दूर करना है, तो क्या करें। तो सरकार बहुत सी योजनाएं गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाती रही। उन योजनाओं का आप जिक्र कर सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं, तो कुछ योजनाएं तो जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि को। जैसे एक योजना है इसमें कि भाई लोगों को जो है ट्रेनिंग और स्किल,
डेवलप करो, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलप करो। तो ये तो खैर बहुत बाद की योजना है। जैसे 2015 में आप देखेंगे कि जो ट्रेनिंग उस्ताद स्कीम करके एक आया, भाई इसको डेवलप करो, इससे जो है लोगों में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा एक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है ना, एक्ट 2005 में आया और इसको इम्प्लीमेंटेशन किया अपन ने 2006 में। तो ये सब जो योजनाएं आई, ये सब किस लिए? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। तो जो बहुत सारे जो प्लान्स हैं, उन प्लान्स का आप जिक्र कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए ये एक प्लान है 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952 में आया। इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में आया। इसके अलावा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में आया। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी 1903 में आया और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लागू किया अपन ने 2006 में। फिर बाद में भी योजनाएं लागू होती रही इसी तरह की, उज्ज्वला योजना, सर्व शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ रिलेटेड प्लान है। तो अब देखिए ये सब जो हमने अनुभव पाया, ये जो एक्सपीरियंस हमने की कि भाई पॉवर्टी और गरीबी को, पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किए बिना इकोनॉमी को इंक्लूसिव नहीं बनाया जा सकता, उसको समावेशी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर सरकारों ने क्या किया कि टारगेटेड प्लान बनाने लगे कि स्किल डेवलप करने का प्लान, एजुकेशन डेवलप करने का प्लान, महिला वुमेन एम्पावरमेंट करने का प्लान। ये सब चेंजेस हमने अपने अनुभव से, अपने गरीबी और बेरोजगारी के निवारण के जो हमें अनुभव मिले डिफरेंट प्लान्स के दौरान, उससे ही हमने निकाला। और साथ ही साथ फिर इसके बाद और भी सेक्टर में चेंज हुए। अब जब ये सब चेंजेस हो रहे थे तो देखिए प्राइमरी सेक्टर, तीन सेक्टर में अपन इकोनॉमी में जैसे बड़े सेक्टर में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो जब आप देखेंगे पुराने जो डाटा है, जैसे इंडिपेंडेंस के बाद प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, 57-58% तक जो है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। प्राइमरी सेक्टर मतलब हो गया एग्रीकल्चर, हो गया माइनिंग, हो गया फिशिंग, हो गया ये जो बेसिक वर्क होते हैं ना इकोनॉमी के, वो हो गया आपके प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। सेकेंडरी सेक्टर मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उद्योग वगैरह लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो सेकेंडरी कंट्रीब्यूशन हो गया, उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ज्यादा नहीं था शुरुआती तौर पर। और तीसरा हो गया टर्शियरी सेक्टर, जिसमें सर्विस सेक्टर आते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन जो है शुरुआती तौर पर, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद कई सालों तक ज्यादा नहीं था। लेकिन 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद बहुत चेंजेस आए। चेंजेस ये आए कि जो सर्विस सेक्टर था उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? बढ़ने लगा। ये ट्रेंड डेवलप हो गया। क्यों बढ़ने लगा? तो देखिए बैंकिंग सेक्टर का विकास हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर का विकास हुआ, बैंकिंग सेक्टर में जो है डिसइन्वेस्टमेंट किए जाने लगे, इंश्योरेंस सेक्टर को भी जो है उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, विदेशी कंपनियां भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में आने लगी, बैंकिंग सेक्टर में आने लगी। इसके अलावा जो बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी जिनको हम जो है स्टील के सेक्टर में या दूसरे ऐसे टूरिज्म के सेक्टर में नहीं उनको एंट्री देते थे, अब वो भी भारत में आकर व्यापार करने लगे। तो क्या चेंज आया? देखिए एक तो सेकेंडरी सेक्टर और दूसरा टर्शियरी सेक्टर पर इसका इंपैक्ट पड़ा, खासकर सर्विस सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ा। तो अब स्थिति अलग हो गई है। अब आप देखेंगे जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का योगदान जो है ये बढ़ करके 55-56% हो गया, 55 से 56 के आसपास चला गया। सेकेंडरी का जो है ये लगभग 23-24% हो गया और आपका ये जो पहला प्राइमरी सेक्टर है ये रिड्यूस हो गया, 22-23-24% के आसपास हो गया। तो ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस हैं हमारी इकोनॉमी में। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इकोनॉमी में ये जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो जाने का मतलब ये हो गया कि प्राइमरी सेक्टर का महत्व कम हो गया। प्राइमरी सेक्टर का महत्व कतई कम नहीं हुआ, वो तो आज भी बरकरार है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना, माइनिंग के बिना, फिशिंग के बिना या बेसिक वर्क जो हमारे इकोनॉमी का है उसके बिना तो बाकी चीजें चल ही नहीं सकती। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिक्कत आ जाएगी ना, क्योंकि अगर आप कोयला नहीं निकालेंगे, अगर आप जो है एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट कहां आएगा? सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे आएगा। तो महत्व तो उसका भी अभी भी बरकरार है, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में जितना
कंट्रीब्यूशन अभी टर्सरी सेक्टर का दिखाई पड़ता है, उसके रिलेशन में सेकेंडरी और प्राइमरी का कम हो गया। तो ये एक बदलाव आता है इकोनॉमी में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद ये ज्यादा देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर का भी जिक्र किया, तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आता है इंडिपेंडेंस के बाद। पहले तो बैंक्स तो है प्राइवेट सेक्टर में हुआ करते थे, फिर 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। फिर 1980 में जो है 6 बैंकों को और नेशनलाइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय की सरकार का ये सोचना था कि बैंकों को सामाजिक विकास में योगदान देना चाहिए, सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने में योगदान देना चाहिए, जो कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं कर पा रही थी, प्राइवेट बैंक नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए ये जो बैंकिंग सिस्टम था उसको नेशनलाइज कर दिया गया। अब उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में बहुत से चेंजेस आ गए। आज तो आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, नेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं। ये चेंजेस हैं, दीज आर द चेंजेस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, और ये एक प्रवृत्ति है, यानी चेंज होने की प्रवृत्ति भी है। तो इस तरह से बहुत बड़ा बदलाव जो है सर्विस सेक्टर में, खासकर बैंकिंग सेक्टर में आता है। इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी आता है। इंश्योरेंस सेक्टर में देखिए नेशनलाइज किया गया इंश्योरेंस सेक्टर को 1956 में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1956 से पहले जो बीमा उद्योग था, इंश्योरेंस इंडस्ट्री था, वो भी जो है प्राइवेट सेक्टर में होते थे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी। मोर देन 245 कंपनीज वेर देयर बिफोर 1956। लेकिन लोगों को जो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण जो इंश्योरेंस का पर्पस होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इंश्योरेंस का मकसद क्या है, लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को जब जरूरत मिले तो उनको क्लेम का, इनको दावा का पेमेंट मिले, उनके दावा का भुगतान होगा, तभी तो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर या किसी व्यक्ति की बचत अगर वो कर रहा है तो उसको समय पर उसको फायदा मिलेगा, अन्यथा बीमा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनलाइज कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर को, और जब ये इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बड़ा कॉर्पोरेशन बन गया। और 1956 से लेकर के आज 2021 तक आप देखिए इतने सारे चेंजेस हो गए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये लगभग 29 से 30 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, 30 करोड़ लोग। इसके अलावा तमाम ऐसी पॉलिसीज हैं, क्लेम जो भुगतान है वो 98-99% से भी ऊपर चला गया, यानी लोगों को, यानी कि 99% तक लोगों का क्लेम का भुगतान हो जाता है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ ही साथ नेशनलाइज होने के कारण एक सिक्योरिटी भी बनी हुई है, लोगों को सुरक्षा का जो एक भाव होना चाहिए वो भी बना हुआ है। तो इस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक बदलाव आया। जो अनुभव हमें मिला प्राइवेटाइजेशन का, उस अनुभव से हमने ये निकाला और ये चेंजेस किए। लेकिन अभी ट्रेंड बदल गया, अभी ट्रेंड बदल गया। क्यों? क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद प्राइवेटाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सरकार ने देखिए बहुत सारे चेंजेस किए इस फील्ड में। क्या चेंजेस किए? तो भाई उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस किए कि भाई अब डीरेगुलेट करने लगे वो, मतलब जहां पर पहले बहुत सारे नियंत्रण या निगरानी होती थी, अब धीरे धीरे उसमें वो चेंजेस करने लगे, डीरेगुलेट करने लगे, नियंत्रण को कम करने लगे, लाइसेंसिंग को कम करने लगे। अब हर जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए लाइसेंस लेने पड़े, विदेशी कंपनियों को भारत में आकर व्यापार करने का अधिक से अधिक मौका देने लगे। जो सरकारी उपक्रम थे, गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां थी, उनको भी मौका देने लगे, जो कि भाई उनको डिसइन्वेस्ट किया जाए, उनको प्राइवेटाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राइवेटाइज किया जाए। तो ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के आने के बाद जो है ये एक नया चेंज शुरू हो गया, तो ये एक ट्रेंड हो गया। और लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगा, जब नई कंपनियां आएंगी, नए विदेशी कंपनियां आएंगी, तो ये चैलेंजेस भी होगा। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका आपस में कंपटीशन होगा, और लोगों तक इस प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का लाभ मिल सके, ये उन कंपनियों के लिए भी चुनौती है, और सरकार चूंकि ये बदलाव ला रही है तो उनके लिए भी ये चुनौती हुई। तो चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं
ट्रेंड्स जो है इस तरह के डेवलप हो रहे हैं और जो पुराने अनुभव है उसके आधार पर हम अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, कृषि क्षेत्र में वही मैंने बताया कि पहले तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उससे बहुत सारे चेंजेज आए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा, फर्टिलाइजर का यूज, नई टेक्नोलॉजी का यूज, इसके अलावा जो है इरिगेशन के जो है में सुधार किया गया, सिंचाई की प्रणाली विकसित की गई, अच्छे किस्म के खाद बीज जो है सप्लाई किए गए, तो चेंजेस ऑफ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन अभी जो 2000 तक जाते जाते इसमें भी बदलाव आने लगा। क्या चेंज आया, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, कि सिर्फ अब क्या हो गया कि आप मिट्टी का भी परीक्षण करो, किस तरह की मिट्टी है, उसमें किस तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत है। मार्केटिंग पे भी ध्यान दिया जाने लगा कि भाई प्रोडक्शन तो आप खूब कर रहे हो लेकिन उसकी कीमत आपको मिल रही कि नहीं मिल रही, यानी किसानों की स्थिति को भी समझने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक चेंज आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा जो वेयर हाउसेज है, क्योंकि बहुत सारा क्रॉप हमारा, बहुत सारा जो संसाधन है वो इसमें बर्बाद हो जाता है कि आपने गेहूं का उत्पादन किया लेकिन वो खुले में पड़ा हुआ है, बारिश हुई खराब हो गया, तो वेयर हाउसेज का डेवलपमेंट। तो अब सरकारें इस नई नीति पर काम कर रही है, तो ये एक ट्रेंड है अभी एग्रीकल्चर में, ये ट्रेंड है। अभी तो टारगेटेड, जैसे कि मान लीजिए सरसों का उत्पादन, ये जो हमारे ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाना है, तो एक नई योजना शुरू कर दी उन्होंने, कौन सी, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऐसे ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए येलो रिवॉल्यूशन, है ना। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे बढ़ानी। अब बहुत सारे करोड़ों लोग जो है हमारे फिशरीज के सेक्टर में है, तो फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए वहां पर जो है ब्लू रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। तो ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चेंजेस आ गए, ट्रेंड आ गए, नए नए ट्रेंड डेवलप हो रहे। फिर बात करें इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, देखिए इंडस्ट्रीज में तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसलिए बदलाव आया इंडस्ट्री सेक्टर में क्योंकि एलपीजी की पॉलिसी के आने के बाद, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद बड़े चेंजेस किए गए। क्या बड़े चेंजेस किए गए, तो देखिए सबसे पहला चेंज तो ये हुआ कि जो एनकरेजमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई। दूसरा चेंज ये किया गया, लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लिबरलाइज जो पॉलिसी जो है वो लिबरल कर दिया गया। और क्या किया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में कमी कर दी गई, जो उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा लाइसेंस लेना पड़ता था उनमें भी कमी कर दी गई। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि विदेशी निवेश भारत में बढ़ा। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग सेक्टर में काम करने लगे, अलग अलग उद्योगों में काम करने लगे, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्ट भी किया जाने लगा। और पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने भी कुछ काम किए। जैसे आप देखिए, आपने नाम सुना होगा महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, जो पब्लिक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रही थी, प्रॉफिट गेन कर रही थी, जो कंपनियां अच्छा प्रॉफिट गेन करने के साथ साथ पब्लिक में अपना अच्छा होल्डिंग बनाई हुई थी, उन सब कंपनियों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाने लगी। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये चेंज आया। तो ये अनुभव कहां से आया, ये अनुभव हमने सीखा कि भाई देखो पब्लिक सेक्टर जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बेसिक चीज है। अगर हम इन्हें पूरी तरह खत्म कर देंगे तो ये सही नहीं होगा। तो सरकार ने एक तरफ जहां प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की रिपोर्ट ऐसा नहीं कि एकदम बहुत अच्छी रही है, तभी तो हमने पब्लिक सेक्टर बनाए थे। तो सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और उन्होंने ये किया कि एक तरफ जहां लाइसेंसिंग में छूट दी, विदेशी कंपनियों को आने का मौका दिया, वहीं दूसरी तरफ अपने पब्लिक सेक्टर को भी मजबूत करने की कोशिश की। तो उसी अनुभव का लाभ लेते हुए ये महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, इन सब के बारे में बताया। इसको डिटेल में हम आपको और बताएंगे जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस और ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए आप परेशान मत होइएगा कि यहाँ पर महारत्न या नवरत्न या मिनी रत्न के बारे में बता दिया जाता तो अच्छा था। मैं भी ये सोचता हूँ पता है, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किल
मुश्किल हो जाएगी। तो अभी तो आपका मकसद ये है कि आखिर ये डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया का मतलब क्या है ये समझ लें। तो ये आप काफी हद तक समझ गए कि भैया डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि जो पहले हमने जो इकोनॉमी में काम किए हैं उन इकोनॉमी से जो कमियां हमें दिखी या जो फायदा दिखा उसके आधार पर नया क्या कर रहे हैं हम, तो वो नया आपको यहां दिख गया। और एक नया चीज देखिए, ये डिजिटल इंडिया आजकल ये नया आ गया। हर चीज को हमने क्या, चूंकि कंप्यूटर के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बदलाव है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बदलाव है, यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन आपके बड़े इंडस्ट्रीज, आपके टूरिज्म, हर सेक्टर में बदलाव आया। तो डिजिटल इंडिया का ये फायदा हुआ कि अब कई बार ऐसा होता है कि आप घर बैठे कई काम कर लेते हैं, उसके लिए आपको मूव करने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी एक इकोनॉमी में बड़ा बदलाव है और ये भी हमने अपने अनुभवों से ही सीखा है। फिर एक और चीज आता है पब्लिक फाइनेंस के सेक्टर में, यानी कि लोक वित्त के क्षेत्र में क्या बदलाव है, क्योंकि सरकार को जब बहुत सारी नीतियां योजनाएं क्रियान्वित करनी होती है तो स्वाभाविक है उनको तो टैक्स भी तो चाहिए ना। तो टैक्स पॉलिसी में भी चेंजेस लाए हमने। क्या चेंज, अपने अनुभव से चेंज लाया। अनुभव क्या था? अनुभव ये था कि भाई बहुत सारे टैक्सेस हैं, अब बहुत सारे टैक्सेस हैं, अलग अलग किस्म के टैक्सेस हैं, केंद्र सरकार के अलग, राज्य सरकार के अलग। उसके कारण क्या होता था कि टैक्स का इवेशन होता था, टैक्स चोरी बढ़ जाती थी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक नई टैक्स पॉलिसी लाई और 1 जुलाई 2017 से जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कॉन्सेप्ट के आने से जो है अब टैक्स की चोरी में कमी होगी। तो ये सब चेंजेस आ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में एक और बड़ा बदलाव जो देखने को आया पिछले कुछ सालों में, वो ये बदलाव देखने को आया कि हम प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इन सब चीजों को भी डेवलप करने लगे। और फॉरेन करेंसी हमारे देश में बढ़े, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर नियंत्रण बना रहे, इसके लिए भी चेंजेस लाए। जैसे फेरा की जगह फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह क्या आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया। तो इस तरह से कुल मिला करके अगर आप इसको समराइज करेंगे तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया का यहां पर इस टॉपिक में मतलब ये होता है कि हमने जो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस में, चाहे वो ब्रिटिश काल में हो या फिर जो इंडिपेंडेंस पीरियड में हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हो, जो चीजें हमने महसूस की, जो कमियां हमने महसूस की अलग अलग चीजों में, अलग अलग समय में, उन कमियों को दूर करते हुए हमने डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ को हमने अपनाया, समावेशी विकास को बढ़ाया, कैसे हमने गरीबी और बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की, कैसे हमने फॉरेन ट्रेड को बढ़ा करके विदेशी मुद्रा को बढ़ाया, किस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा दे करके और फिर उसमें एक तरफ प्राइवेट कंपनियों को भी रखा और पब्लिक सेक्टर को भी रखा। तो इस तरह से इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव आया और जो कि इस डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस से हमने महसूस किया। इस तरह से अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे अलग अलग टॉपिक पर, जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या है हमारा और ट्रेंड और चैलेंजेस क्या है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में ट्रेंड और चैलेंजेस क्या है, फॉरेन ट्रेड में ट्रेंड और चैलेंजेस क्या है, बैंकिंग और इंश्योरेंस में क्या है। इस तरह से अलग अलग टॉपिक पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।